नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल में किस तरह से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ और इसके पीछे कारण क्या थे, और भारत में या भारतीय समाज में आखिर किस तरह की ऐसी कुरीतियां थी, किस तरह की बुराइयां थी जिसके वजह से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक के विषय में समझेंगे कि आखिर वो क्या क्या कारण थे जिसने कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया, और उन व्यक्तियों के विषय में भी समझेंगे जो लोग धार्मिक सुधार आंदोलन में या सामाजिक सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया और उनके प्रयास से किस तरह की परिवर्तन भारतीय समाज में हुआ, इस चीज की भी हम अध्ययन करने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान उसकी राजनीतिक स्थिति में किस तरह से परिवर्तन किया उन्होंने, किस तरह से भारत की सत्ता भारतीय लोगों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गया, उन्होंने किस तरह की नीतियां को अपनाई। तो ये तो एक जो है राजनीतिक इतिहास का हिस्सा था जिसमें कि किस तरह से प्रशासक बदले, किस तरह से शासन व्यवस्था में परिवर्तन आया, इन सब चीजों को हमने समझे थे। पर इतिहास में हम केवल और केवल शासकों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम ये भी समझते हैं कि समय के साथ समाज में किस तरह का परिवर्तन होता है, लोगों के जीवन शैली में किस तरह का परिवर्तन होता है, और इन्हीं परिवर्तन को हम अब समझने का प्रयास करेंगे जो भारत के समाज में समाज को लेकर के या धर्म को लेकर के जो परिवर्तन की शुरुआत हुआ था, इन सब चीजों को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमको समझना है कि आखिर वो क्या क्या कारण थे जिसके वजह से भारतीय समाज में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। देखिए, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि भारतीय समाज में कई ऐसी बुराइयां थी, चाहे वो जाति को लेकर के छुआछूत व्यवस्था की बात करें, जिसमें कि कुछ जाति के लोगों को उनके काम के कारण या उनकी जाति के कारण बाकी समूह के लोग उनको निम्न समझते थे और उनसे एक निम्न तरह की कार्य करने की अपेक्षा रखते थे, और उनके साथ न तो उठना बैठना होता था उन जाति के लोगों को, न ही वो सार्वजनिक जगहों पर या सार्वजनिक मंदिरों में तालाबों का उपयोग कर सकते थे। तो छुआछूत जैसी कुप्रथा भारतीय समाज में बहुत ज्यादा था। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति को लेकर के भी भारतीय समाज में कई बुराइयां थी, जिसमें कि सती प्रथा, बाल विवाह जो है, उसके बाद बहु विवाह जैसे प्रथा था। ये सब भारतीय समाज की एक सामाजिक बुराइयां थी या सामाजिक कुरीतियां थी जिन चीज में सुधार करना आवश्यक था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करना शुरू किया तो वो केवल और केवल राजनीतिक रूप से भारत में शासन नहीं किया, बल्कि पश्चिम की विचारधारा को भी भारतीय समाज में लेकर के आया, और उस विचारधारा का प्रभाव ये हुआ कि ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन है या फिर जाति व्यवस्था में सुधार आंदोलन है, इसको उन्होंने प्रेरित करने का प्रयास किया। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि आखिर वो क्या क्या कारक थे, क्या क्या फैक्टर रहा जिसने भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन को और सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रेरित किया। तो अगर हम ये देखें कि वो कारक क्या क्या थे जिसने क्या किया कि भारत में सुधार आंदोलन को परिवर्तित किया या उनको प्रेरित किया, तो पहले हम उनको समझते हैं। तो कई सारे कारक थे, इनमें पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव, विचारधारा का प्रभाव। देखिए, ब्रिटिश के आगमन के साथ ही क्या हो गया कि पश्चिम की बहुत सारे विचारधारा भारतीय समाज में आना शुरू हो गया। जब भी शासक बदलते हैं देश में तो अपने साथ वो अपनी पुरानी विचारधारा लेके आते हैं, अपनी संस्कृति लेके आते हैं,
और जब ये सब चीज लेकर के आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, तो इसका प्रभाव भारतीय समाज में देखने को मिलता है। पश्चिम में क्या हो रहा था कि बहुत तरह की सुधार आंदोलन शुरू हो चुका था। पश्चिम की समाज में भी अनेक बुराइयां थी, पर समय के साथ उन समाजों में ये बुराइयों को खत्म किया जा रहा था या कम करने का प्रयास किया जा रहा था। और जब ये विचारधारा भारतीय समाज में पहुंचा, जिनमें कि चाहे वो धर्म को लेकर के हो, जिनमें कि धर्मनिरपेक्षता की बात की जाने लगी कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म मानने के अधिकार है, या लिंग के आधार पर, जेंडर के बेस पर किसी के साथ भेदभाव करना सही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन करना सही नहीं है। दूसरे तरह से जो धर्म है, धर्म को अब केवल और केवल कर्म कांड की दृष्टि से नहीं देखे जाने लगा, उनको तर्कवाद के आधार पर रख करके उनके जो अंदर वैज्ञानिक तत्व है उस दृष्टिकोण से चीजों को देखना जब शुरू किया, तो इस तरह की विचारधारा भारतीय समाज में आया। और भारतीय समाज में जब ये विचारधारा आया तो कहीं न कहीं भारतीय समाज को भी प्रभावित किया, और भारतीय लोग भी जो पश्चिम की तर्क है, जो विज्ञान पे आधारित था, वैज्ञानिक तर्क था, उन तर्कों को स्वीकार किया। और उन्होंने देखा कि हमारे समाज में किस तरह की बुराइयां हैं, और अगर इस बुराइयों को खत्म करना है तो खत्म करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, इन पर भारतीय लोगों ने अपना विशेष ध्यान देना शुरू किया। दूसरा चीज अगर देखें तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर शासन करना शुरू किया तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी को बनाया, और इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से क्या हो गया कि भारत का एक शिक्षित तबका भारत में तैयार हुआ, जो अब अंग्रेजी पढ़ लिख सकता था, अंग्रेजी समझ सकता था, जिसका परिणाम ये हो गया कि पश्चिम की जो विचारधारा है, पश्चिम में जो इस समय खोज चल रहा था, पश्चिम में जो नवीन विचारधारा उत्पन्न हो रहा था, वो विचारधारा भारतीय लोगों में भी अब पहुंचना शुरू हो गया। और इससे प्रभावित होकर के भारतीय जो शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने भारतीय समाज में सुधार के लिए आंदोलन करना शुरू किया, आगे आया, और वो भी प्रयास किया कि भारतीय समाज को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए। हालांकि ये जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है, इसके पीछे ये मकसद नहीं था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मकसद था कि एक ऐसे शिक्षित वर्ग भारत के लोगों में से तैयार किया जाए जो कंपनी के लिए कार्य कर सके, कंपनी के जो निम्न पद है उस पद पर रह करके काम कर सके। तो इसके लिए क्या हो गया कि कंपनी को तो भारतीय लोग मिला ही एक ऐसे वर्ग जो अंग्रेजी पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, पर इसका एक सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि एक ऐसे मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो पश्चिम के विचारधारा को अब पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, और इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है जो सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है भारत में, उसमें अगर हम और देखें तो ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। ईसाई मिशनरी वो लोग थे जो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, और जो ईसाई मिशनरी है, इनके प्रभाव दो तरह से देखा जा सकता है, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जैसे जैसे भारतीय समाज में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, तो भारत के समाज, भारत के लोग ईसाई धर्म के करीब आए, और उन्होंने इस चीज को जानना शुरू किया कि ईसाई धर्म के अंदर किस तरह की सामाजिक व्यवस्था है, किस तरह से वो लोग धर्म को देखते हैं। और इसका एक सकारात्मक परिणाम ये हो गया कि भारतीय समाज के अंदर जो कुप्रथाएं थी, लोगों को इस चीज के लिए अब लोग प्रोत्साहित हो गए कि हम भी अपने समाज में से इन कुप्रथाओं को, ये जो खराब रीति रिवाज है, इनको हम खत्म करें और अपने समाज को भी बेहतर बनाएं, अपने धर्म को भी बेहतर बनाएं।
दूसरी तरफ अगर हम इसका नकारात्मक प्रभाव देखें तो ईसाई मिशनरी ने क्या किया कि कई जगहों पर उन्होंने लोगों को धर्म का प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया, उनको आर्थिक हित दे करके या फिर पैसा या फिर कई तरह की चीजों दे करके लोगों से जबरन धर्मांतरण भी कहीं कहीं कराया गया। इससे भी भारतीय समाज में एक लोगों के अंदर विचारधारा की शुरुआत होता है और लोग ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो सके, इसके लिए अब प्रयास करना शुरू किया और लोग को ये महसूस होना शुरू हो गया कि अगर हम अपने समाज में सुधार नहीं करेंगे, अगर हम अपने समाज के अंदर जो कुप्रथाएं हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो पुरानी सोच है, जो कर्म कांड है, जो लोगों को स्वतंत्रता नहीं देता है, आज़ादी नहीं देता है, अगर हम उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे और हमारे धर्म को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से भी भारतीय समाज में लोगों को अपने ही धर्म में सुधार करने को लेकर के, अपने ही समाज में सुधार करने को लेकर के एक प्रोत्साहन की भावना को जन्म देता है और इससे भी भारतीय समाज में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको बल मिलता है और आगे चल करके ये भी एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। अगर हम और चीज देखें तो भारतीयों के अंदर भी अब जागृति उत्पन्न होना शुरू हो गया। भारतीय लोगों के अंदर जागृति के भावना, जो भारतीय लोग हैं इनमें भी जागृति की भावना उत्पन्न होता है और चूंकि जो अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा का भी इसमें योगदान रहा। एक तो सकारात्मक योगदान ये रहा कि बहुत सारे ऐसे भारतीय अब समाज में उत्पन्न हो गए जो अंग्रेजी अच्छे खासे समझ सकते थे, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग जो पश्चिम की विचारधारा है, पश्चिम की समाज की जो सोचने की तरीका है, उनसे ये लोग संपर्क में आए और इसका परिणाम भारतीय समाज में देखने को मिला। और कई तरह के परिणाम अगर देखें तो एक तो पुनर्जागरण, पुनर्जागरण की घटना क्या थी? तो पुनर्जागरण की शुरुआत होता है यूरोप में। देखिए, यूरोप के समाज एक लंबे समय तक धर्म के अंदर थे, धर्म के अंदर जो विचार था उससे बंधे हुए थे। इस वजह से न तो यूरोप में किसी तरह की धार्मिक सुधार हुआ और न ही वैज्ञानिक खोज हुआ, क्योंकि हर चीज को धर्म की कसौटी पे रख करके देखा जाता था। पर एक समय 13वीं शताब्दी के आसपास क्या हो गया कि वहां पर लोग धर्म की जगह अब क्या करता है कि चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया, क्या सही है क्या गलत है, इनको तर्क के आधार पर देखना शुरू हुआ। और इस चीज का परिणाम ये होता है कि बहुत सारे जो पुरानी व्यवस्था थी यूरोप में वो समाप्त होता है और एक नई तरह की समाज का निर्माण होता है। अब लोग जो धार्मिक चीजें हैं या धर्म के आधार पर जिन चीजों को प्रमाणित किया जाता था, धर्म की कसौटी पे जिन चीज को रख करके देखा जाता था, उनके जगह अब तर्क के आधार पर लोगों ने चीजों को देखना शुरू किया। इससे पश्चिम में विज्ञान को तो प्रोत्साहन मिला ही, वैज्ञानिक खोज की शुरुआत तो हुआ ही, साथ ही पश्चिम के समाज में एक वैचारिक धारा भी शुरू हुआ जो ये चीज को अब जानने में सफल हुआ कि क्या सही है क्या गलत है, इनको भी तर्क के आधार पर। तो पुनर्जागरण का जो प्रभाव है वो केवल और केवल यूरोप में नहीं हुआ, वो यूरोप से निकल करके भारतीय समाज में भी पहुंचा और दुनिया के अलग अलग भाग में भी पहुंचा। और इस पुनर्जागरण का परिणाम ये हुआ कि भारतीय समाज में भी अब एक ऐसे वर्ग की निर्माण होता है जो पश्चिम के विचारों से प्रभावित था, जो चाहते थे कि भारतीय समाज में भी अब जो धर्म के आधार पर कुरीतियां हैं, जो धर्म के आधार पर परंपराएं हैं,
जो व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं है, जो व्यक्ति को एक रूढ़िवादी सोच के अंदर बांध के रखता है, वो विचारधारा खत्म होनी चाहिए, वो परंपराएं खत्म होनी चाहिए। और इसका परिणाम कहीं न कहीं हमें सुधार आंदोलन में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने कई तरह की नीतियां बनाई। जो ब्रिटिश शासक थे भारत में, ब्रिटिश शासक के द्वारा सुधार के लिए विधि का निर्माण, विधि का निर्माण तो भारतीय लोगों के प्रोत्साहन पर पहले भारतीय लोगों ने ही प्रयास किया धार्मिक सुधार आंदोलन करने के लिए। और जब भारतीय लोगों ने ब्रिटिश शासक से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, तो कई ऐसी कुप्रथाएं थी जिसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश शासक ने क्या किया कि विधि का निर्माण किया। और इस विधि निर्माण की वजह से भी सुधार आंदोलन भारत में शुरू होता है। जैसे कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में जो उस समय के भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक कानून पास किया और सती प्रथा को अपराध बना दिया गया और इससे सती प्रथा को रोकने में सहायता मिली। तो भारत में जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने भी सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए कई तरह की नीतियां बनाई। अब हम समझते हैं कि अगर समाज में सुधार करना हो, देखिए मुख्य रूप से भारत के समाज में ही बुराइयां थी, क्योंकि जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति दो ऐसी समस्या थी जो भारतीय समाज में देखने को मिलता था। पर इन सब चीजों को धर्म के आधार पर न्यायपूर्ण ठहराया जाता था, न्यायोचित ठहराया जाता था। तो जरूरी था कि धर्म में सुधार हो और इसके लिए जरूरी है कि एक नई तरह की तर्क दिया जाए। तो कुछ तर्कों की सुधार हुआ, कुछ बौद्धिक कसौटियों के द्वारा इन चीजों को गलत साबित करने का प्रयास किया गया, जो धार्मिक सुधार आंदोलन में सहायक होता है। सुधार आंदोलन के लिए धार्मिक कसौटियां, सुधार आंदोलन के लिए बौद्धिक कसौटियां, कसौटी, इसका मतलब क्या हो गया कि सुधार आंदोलन के लिए क्या क्या बौद्धिक कसौटी था, किस तरह से चीजों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, किस तरह से तर्क दिया जा रहा था। तो इनमें से जो था एक तर्क बुद्धिवाद का जन्म हुआ, हर चीज को तर्क के आधार पर देखा जाना शुरू किया गया। जैसे महिलाओं के लिए बाल विवाह जैसे प्रथा भारतीय समाज में आम था, बचपन में ही शादी किया जाता था, बचपन में ही शादी होता था। इस चीज के लिए क्या कहा गया कि बाल विवाह करना क्यों गलत है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के आधार पर बताया कि बाल विवाह करना क्या है, चिकित्सा शास्त्र के आधार पर बाल विवाह क्या करना जरूरी, बाल विवाह क्यों हानिकारक है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, यानी कि बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज है ये क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत ही कम उम्र में अगर बच्चों की शादी होती है तो उनसे जो संतान का जन्म होता है वो तो स्वस्थ नहीं होते, साथ ही माता पिता पर भी क्या पड़ता है कि एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर भी। तो इस तरह से जो धार्मिक सुधार आंदोलन है इसके लिए कई तरह की बौद्धिक कसौटियों का जन्म हुआ, उन्हीं चीज को पहले हम समझते हैं। दूसरा मानववाद, मानववाद का जन्म हुआ और लोगों ने ये प्रयास किया कि जो चीजें हैं वो धर्म के आधार पर देखे जाने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति की भलाई किसमें है, क्योंकि बहुत सारे समाज में ऐसी परंपराएं थी, ऐसी विचारधारा था जिसमें कि
धर्म को सर्वोच्च माना जाता था, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता था। जबकि जब मानववाद जैसे विचारधारा की शुरुआत होती है तो इनमें सेंटर में व्यक्ति को रखा जाता है, मानव को रखा जाता है, और ये माना जाता है कि धर्म मनुष्य के जीवन को आसान करने के लिए है, न कि मनुष्य के जीवन पर एक बंधन स्थापित करने के लिए है। तो इस तरह से जो मानववाद का विचारधारा है, इसने भी सुधार आंदोलन में सहायक हुआ। दूसरी तरफ जो पहले क्या होता था कि धर्म की व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल पुरोहित वर्ग के पास होता था, या फिर जो धार्मिक समूह के लोग होते थे उनके पास होता था। पर अब क्या हो गया कि जो धर्म की व्याख्या है या धर्म को समझने का काम है, व्यक्ति खुद करने लगा, और उन्होंने कहा कि क्या सही है या क्या गलत है, इस चीज का निर्धारण करना व्यक्ति का जिम्मेदारी है, न कि किसी धार्मिक पुरोहित का जिम्मेदारी है। इससे भी क्या हो गया कि सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। अगर हम इस सुधार आंदोलन की धाराएं को देखें कि सुधार आंदोलन के लिए किस किस तरह के प्रयास हो रहा था, तो दो तरह की धाराएं देखने को मिलता है। अगर हम इस चीज को समझें कि सुधार आंदोलन किस तरह से शुरुआत होता है, तो इस आंदोलन की दो धाराएं देखने को मिलता है। आंदोलन के दो धाराएं, इनमें से जो पहला धारा था इसको कहा गया सुधारवादी। सुधारवादी या इसको परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। परिवर्तनवादी जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग थे, या इस विचारधारा के आधार पर जो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होता है, वो क्या चाहते हैं कि धर्म में नवीन तत्वों को शामिल किया जाए। धर्म में नवीन तत्वों को शामिल किया जाए। यानी कि धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, अगर इन बुराइयों को समाप्त करना है तो धर्म के अंदर जो नए विचारधारा है, इन नए विचारधारा को भी शामिल किया जाए, और इस विचारधारा के आधार पर धार्मिक सुधार आंदोलन को चलाया जाए। इस विचारधारा के द्वारा जो सुधार आंदोलन हुआ, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलता है वो था ब्रह्म समाज। आगे हम ब्रह्म समाज के विषय में पढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज ने सुधार आंदोलन के लिए किस तरह का प्रयास किया। उसके बाद प्रार्थना समाज, और अलीगढ़ आंदोलन। ये जो सुधार आंदोलन करने वाली संस्था थे, जिसमें कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन, ये विचारधारा वाले लोगों का मानना था कि जो धर्म के अंदर बुराइयां हैं या समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, ये धर्म की वजह से है, क्योंकि समाज के अंदर जो भी कुप्रथाएं थी, जो भी रूढ़िवादी सोच था, उसको धर्म के आधार पर सही साबित किया जा रहा था। तो इस विचारधारा वाले लोगों का मानना था कि धर्म के अंदर अगर सुधार लाना है तो जो नई विचारधारा है, जो पश्चिम में विचारधारा उत्पन्न हुए हैं, उनमें से जो विचारधारा सही है उसको धर्म के अधीन रख किया जाए, धर्म के अंतर्गत लाया जाए, और फिर सुधार की कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए। पर दूसरे तरह के विचारधारा वाले जो थे, उनको कहा गया पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी। और जो पुनरुत्थानवादी थे, इनका जो इसको अतीतोन्मुख था, ये अतीत की ओर।
अतीत की ओर। जो इस तरह की विचारधारा वाले संस्था थे या इस तरह की विचारधारा मानने वाले लोग थे, उनका ये मानना था कि धर्म के अंदर किसी तरह की बाहरी विचारधारा को नहीं शामिल किया जाएगा, बाहरी जो विचार है उनको नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि धर्म अपने मूल स्वरूप में शुद्ध है। पर समय के साथ धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं शामिल होती चली गई है, बहुत सारी ऐसी सोच शामिल होती चली गई है, जिसकी वजह से धर्म और समाज में एक कुप्रथा का शुरू हुआ है, या समाज में जो समस्या है वो मतलब पुराने समय में जो धर्म की सोच था और समय के साथ जो नया सोच शामिल हुआ है उसके वजह से है। इस तरह की जो विचारधारा है, इसके मानने वाले समूह में अगर देखें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है आर्य समाज और देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन किस तरह के विचारधारा को मानने वाले ये समूह थे, जो ये चाहते थे कि धर्म में किसी तरह की बाहरी विचार को नहीं शामिल किया जाएगा, बल्कि जो समय के साथ धर्म के अंदर जो रूढ़ी या जो कुप्रथाएं शामिल होती चली गई है, इन सब कुप्रथाओं को, इन सब रूढ़िवादी विचारधारा को समय के साथ खत्म किया जाएगा और धर्म को पूरी तरीके से शुद्ध किया जाएगा। इस तरह के विचारधारा को मानने वाले लोगों में थे आर्य समाज और देवबंद आंदोलन। ये आंदोलन क्या था, इसके विषय में हम आगे समझेंगे। अब देखिए, अब हम इस चीज को अब समझ चुके हैं कि भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, और ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो इस आंदोलन में विचारधारा के आधार पर किस तरह की संस्थाओं का निर्माण हुआ। उनमें से एक संस्था ऐसा था जो ये चाहते थे कि धर्म के अंदर जो नए विचारधारा है उनको शामिल किया जाए, जो नई सोच है उनको शामिल करते हैं, और चूंकि धर्म के कारण ही समाज में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को खत्म करते हैं। पर जो दूसरा ग्रुप था जिसको पुनरुत्थानवादी कहा गया, उनका मानना था कि धर्म अपनी मूल स्वरूप में प्योर था, पवित्र था। समय के साथ धर्म के अंदर कई ऐसी चीजों के मिलने से मिल गया है जिसके वजह से धर्म के वजह से समाज में क्या हो रहा है कि समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो जो मतलब बाद में कुप्रथाएं मिला है धर्म के अंदर, या जो बाद में कोई विचारधारा मिल चुका है, उन विचारधारा को समाप्त कर देंगे, जबकि नए विचारधारा को धर्म के अंदर नहीं आने देंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारक एवं उसके द्वारा धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए जो प्रयास किया गया है उनको समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारक और उसके द्वारा जो आंदोलन हुआ था वो। कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारक एवं सुधार आंदोलन। तो जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक व्यक्ति हुए उनमें राजा राम मोहन राय, उसके बाद आर्य समाज की जो स्थापना किए थे, जो बहुत सारे जो मतलब केशव चंद्र सेन हो गया, फिर दयानंद सरस्वती हो गया, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। फिर अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत करते हैं सैयद अहमद खान, उसके विषय में हम समझेंगे। पर सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, तो राजा राम मोहन राय के बारे में, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था।
राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। तो सभी समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय की नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने कई आंदोलन की शुरुआत किया और भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी कुप्रथा थी, जिसको सती प्रथा के नाम से जाना जाता था, सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए समझते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में और उसके द्वारा भारतीय समाज सुधार में जो प्रयास किया गया उन प्रयास के बारे में। देखिए, अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका अगर हम ये समझे कि इसका जीवन काल कब से कब तक था, तो 1772 से लेकर के 1835 ईस्वी के बीच। 1835 में इनका मृत्यु ब्रिटेन में हो जाता है, इंग्लैंड में हो जाता है। ये भी एक अपनी कहानी है, पर अभी हम समझते हैं सबसे पहले जो राजा राम मोहन राय है, इसको आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का दूत, पुनर्जागरण का दूत जो राजा राम मोहन राय है, इसको आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में हुआ था। पुनर्जागरण क्या था? एक वैचारिक परिवर्तन था, जिसमें लोग क्या किए कि पुरानी मान्यताओं को छोड़ करके चीजों को धार्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। और इस क्रम में भारतीय समाज में जो ये परिवर्तन की शुरुआत किया, उसमें राजा राम मोहन राय की योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने पश्चिमी विचारधारा को समझा और प्रयास किया कि उनमें से जो सही विचारधारा है, जो अच्छे विचारधारा है, उस चीज को भारत के धर्मों में शामिल किया जाए, भारतीय समाजों में शामिल किया जाए और एक सुधार आंदोलन के द्वारा भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, इन कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। इसलिए अगर भारतीय समाज में या भारत के पुनर्जागरण के दूत के रूप में जाना जाता है तो वो व्यक्ति है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि पूर्व एवं पश्चिमी विचारों को संश्लेषण करने का प्रयास किया। संश्लेषण का प्रयास इन्होंने क्या किया कि जो पश्चिम में उस समय जो धर्म में सुधार हो रहा था, या पश्चिम में जो चीजों को तर्क के आधार पर देखा जा रहा था, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो रहे थे, उन सभी चीजों को समझा, पश्चिम के दर्शन को समझा, भारत के दर्शन को समझा और उन दोनों को मिलाने का प्रयास किया, संश्लेषण करने का प्रयास किया। उन्होंने ये माना कि पश्चिम में जो नई सोच उत्पन्न हो रहा है वो सही है, पर इन्होंने भारतीय सोच को भी रखा, भारत के दर्शन को भी रखा और इन दोनों को जोड़ करके समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। तो राजा राम मोहन राय पश्चिम की विचारधारा और जो पूरब की सोच है, पूरब मतलब एशिया की सोच, जो अपने पुराने धर्मों को लेकर के, अपने साहित्यों को लेकर के जाना जाता था, इस चीज को भी समझा और ये प्रयास किया कि किस तरीके से पश्चिम की सोच को और पूरब की सोच को मिला करके एक नई विचारधारा लाया जाए और भारत के समाज में परिवर्तन किया जाए, भारत के समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त किया जाए। इस प्रयास में उन्होंने क्या किया कि 1814 में एक संस्था की स्थापना किया, जिसको कहा गया आत्मीय सभा। (1814) में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया। 1814 आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किया जाता है किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इस संस्था का क्या काम था? इस संस्था का काम था, अगर हम कार्य देखें तो जैसे राजा राम मोहन राय ये पश्चिम के विचार से भी प्रभावित थे
और भारत के दर्शन से, भारत की पुरानी सोच से, भारत के धर्म ग्रंथ से भी प्रभावित थे। तो आत्मीय सभा का स्थापना जो इन्होंने किया, इस आत्मीय सभा का मेन काम था भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या करना। भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या करना। जो आत्मीय सभा था, आत्मीय सभा का मेन काम यही था कि भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या करना और दार्शनिक विषयों पर बहस करना। बहस करना। इस चीज के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया जाता है। और आत्मीय सभा का मेन काम यही था कि भारत के जो धर्म ग्रंथ है, चाहे वो भारत के पुराण हो, वेद हो, गीता हो, इन सब के अध्ययन करके उनका व्याख्या करना, लोगों को उनकी सही जानकारी पहुंचना। क्योंकि बहुत सारी सामाजिक जो कुप्रथा था, हमने आपको बताया भाई कि वो धर्म के आधार पर ही सही उसको माना जाता था, धार्मिक आधार पर उनको सही सिद्ध किया जा रहा था। तो राजा राम मोहन राय का ये प्रयास था कि अगर हम इन चीजों की व्याख्या सही तरीके से करें और लोगों के पास धर्म की सही जानकारी पहुंचेगा, तो धीरे धीरे समाज के अंदर जो कुप्रथाएं हैं, जिन कुप्रथाओं को धार्मिक आधार पर सही सिद्ध किया जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि धर्म के अंदर जो दार्शनिक विषय है उस पर बहस करने का प्रयास किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये चीज पहुंच सके। राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि मूर्ति पूजा और जो मतलब रूढ़िवादी विचारधारा है, उनका विरोध किया। इन्होंने क्या किया कि मूर्ति पूजा, उसके बाद जाति प्रथा, कर्म कांड आदि का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि मूर्ति पूजा जैसे जो चीजें हैं या जाति के आधार पर जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, इन सब चीजों का उन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया। और साथ में इन्होंने एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया। एक ईश्वरवाद पर बल दिया और इस चीज को मानने के लिए कहा कि सभी के लिए ईश्वर एक है, और अगर सब ईश्वर का ही संतान है तो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय का और एक प्रयास ये था कि जो चीज भारत के समाज में गलत है, उस चीज को अगर गलत कहना है तो केवल और केवल कहने से वो गलत नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने उपनिषद का सहारा लिया, भारतीय धर्म ग्रंथों का सहारा लिया, और उन्होंने लोगों को बताने का प्रयास किया कि न तो कहीं उपनिषद में, न ही कहीं भारतीय धर्म ग्रंथ में ये जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, जिस कुप्रथा को धर्म के आधार पर सही सिद्ध किया जा रहा है, वो कुप्रथाएं शामिल है। और राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने का भी प्रयास किया, और इसके लिए उन्होंने 2 कॉलेज की स्थापना किया। आधुनिक शिक्षा के प्रचारक, आधुनिक शिक्षा के प्रचारक के रूप में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो काम किया गया, उन्होंने सबसे पहले एक कॉलेज की स्थापना किया, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया? 1817 में। और ये कॉलेज केवल राजा राम मोहन राय ने स्थापना नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मिलकर किया जिसका नाम था डेविड हेरे। डेविड हेरे के सहयोग से
डेविड हेरे के सहयोग से उन्होंने क्या किया कि 1817 ईस्वी में एक कॉलेज का स्थापना किया जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। फिर उन्होंने वेदांत कॉलेज का स्थापना किया 1825 में। वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में। और ये वेदांत कॉलेज खास था क्योंकि वेदांत कॉलेज में जहाँ पर भारतीय दर्शन का शिक्षा दिया जा रहा था, भारतीय वेद का दर्शन दिया जा रहा था, वहीं पे पश्चिम की विज्ञान की भी इसमें चर्चा हो रहा था, पश्चिम की विज्ञान की भी जानकारी दिया जा रहा था। इस तरह से राजा राम मोहन राय ने पश्चिम की जो विचार है और जो भारतीय विचार है, भारत की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, इन चीजों को मिला करके समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब देखिए क्या होता है कि चूंकि राजा राम मोहन राय पश्चिम की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और पश्चिम की विचारधारा को बहुत प्रोत्साहित भी करते थे, क्योंकि पश्चिम में एक नई तरह की चेतना की शुरुआत हो रही थी, एक नई तरह की विचारधारा उत्पन्न हो रहा था जो हर चीज को तर्क के दृष्टिकोण से देख रहा था और एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो रहा था। तो जो भारत में ब्रिटिश शासक थे उनको लगता था कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय वैसे बहुत सारे धर्मों के जानकार थे, बहुत सारे धर्म ग्रंथ के जानकार थे और कई भाषा भी बोलते थे। तो इससे ब्रिटिश को लगता था कि जो राजा राम मोहन राय है वो ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करते हैं, ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। पर इन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उस बुराइयां पर भी खुल करके लिखा और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था, इस पुस्तक का नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये पुस्तक उसका कब प्रकाशित हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था और इस पुस्तक के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने जो ईसाई समाज में या ईसाई धर्म में जो बुराइयां थी उन बुराइयों पर प्रहार करने का कोशिश किया। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय न केवल भारतीय समाज को लेकर के जागृत थे, भारतीय समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करने का कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपीय समाज है, जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के अंदर जो बुराइयां थी, जो समस्या थी, उस पर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, उस पर भी उन्होंने अपने बातों को रखा और इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था। अब समझते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया उनमें से एक था ब्रह्म समाज की स्थापना करना। ब्रह्म समाज या कहीं कहीं ब्रह्मो समाज भी कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज है इसकी स्थापना हुआ था 1828 में और इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय। अगर हम ब्रह्म समाज की या ब्रह्मो समाज की स्थापना की बात करें तो ब्रह्म समाज से पहले एक सभा बनाया गया, ब्रह्म सभा। एक सभा का निर्माण होता है, ब्रह्म सभा। और इस ब्रह्म सभा का क्या काम था? ब्रह्म सभा का काम था कि धार्मिक आधार पर सुधार करना, धर्म के नाम पर जो समाज में कुरीतियां हैं उन कुरीतियां के प्रति लोगों को जागरूक करना। और इसी प्रयास में 1828 में जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म सभा था, इस ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज के रूप में नाम दे दिया जाता है। अगर हम इस समाज के मुख्य उद्देश्य को समझे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म को शुद्ध कर सामाजिक बुराइयों को खत्म करना। को शुद्ध कर सामाजिक बुराइयों को खत्म करना।
करना, क्योंकि सभी की सभी सामाजिक बुराइयों को धर्म के आधार पर ही सही साबित किया जा रहा था। इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसमें था? धर्म में था। क्योंकि धर्म में अगर एक बार परिवर्तित हो जाता तो फिर लोग धर्म के नए दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था को देखता, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता, और इससे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती। तो राजा राम मोहन राय धर्म सभा, ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हिंदू समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं, जिसको धर्म के आधार पर पहले से सही साबित किया जा रहा था, उन चीजों को खत्म किया जाए। और दूसरी तरफ इनका एक और काम था, एक ईश्वरवाद की जो भावना है, उस एक ईश्वरवाद की भावना को बल दिया जाए, एक ईश्वरवाद की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही क्या किया गया कि 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा का अंत किया गया कब? 1829 में। देखिए सती प्रथा क्या था? ये भारतीय समाज की सबसे एक बुरी और दर्दनाक प्रथा था, जिसमें क्या होता था कि अगर किसी स्त्री की पति की मृत्यु हो जाते थे तो स्त्री को पति के जिंदा चिता, मतलब जो जिंदा स्त्री थे उसको पति के चिता के साथ जला दिया जाता था, और ये हिंदू समाज में खास करके बहुत ज्यादा था। और राजा राम मोहन राय बचपन में इस तरह के अनुभव से गुजरे थे, क्योंकि जब उनके बड़े भाई का मृत्यु हुआ था तो उनकी जो भाभी थी उनको भी सती किया गया था। तो इसके बाद राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया, और 1829 में उस समय भारत के वायसराय थे विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ने बंगाल रेगुलेशन एक्ट के द्वारा क्या किया कि सती प्रथा को कानूनी अपराध बना दिया। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 के द्वारा जो सती प्रथा जैसे सोच था या सती प्रथा जैसे जो विचारधारा था, इनको क्या किया गया कि आपराधिक कानून के दृष्टि श्रेणी में ला दिया कि अगर कोई व्यक्ति अगर सती करने के लिए किसी स्त्री को मजबूर करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। और चूंकि 1833 में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं, जो उस समय के शासक मुगल शासक थे अकबर द्वितीय, उनके काम से अकबर द्वितीय चाहते थे कि उनकी वेतन बढ़ाया जाए, उनको जो सरकार की तरफ से वेतन दिया जा रहा था उनको बढ़ाया जाए, या पेंशन दिया जाए उसको बढ़ाया जाए। इसी कारण से राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन में उनका मृत्यु हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है। राजा राम मोहन राय को जो राजा का उपाधि है ये अकबर द्वितीय ने ही दिया था। अब हम ये समझते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज किस तरीके से काम करता है, और ब्रह्म समाज फिर समाज सुधार आंदोलन के लिए क्या क्या प्रयास करता है। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय के बाद जिन दो व्यक्ति ने ब्रह्म समाज को मजबूत किया और ब्रह्म समाज की विचारधारा को फैलाने में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया, उनमें से थे एक देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर टैगोर, और दूसरा एक थे केशव चंद्र सेन। 1843 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो ब्रह्म समाज का सदस्य बनते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर
ब्रह्म समाज के सदस्य बनते हैं। ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। इससे पहले जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, ये भी कई तरह की सुधार कार्यक्रम बंगाल में चला रहे थे। इनमें इन्होंने क्या किया था कि एक सभा की स्थापना किया था, जिसको कहा गया था तत्वबोधिनी सभा। इसके द्वारा एक सभा का स्थापना किया गया था, तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना कब किया गया? 1839 ईस्वी में। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और तत्वबोधिनी सभा भी क्या करता था कि धार्मिक, जो भारत की जो धर्म ग्रंथ है, उनको व्याख्या करने का प्रयास करता था और उनकी जो सही स्वरूप है वो लोगों तक लाने का प्रयास करता था। देवेंद्रनाथ टैगोर के ही प्रयास से एक पत्रिका की शुरुआत किया जाता है, जिसको कहा गया तत्वबोधिनी पत्रिका। इसके द्वारा एक पत्रिका शुरू किया गया, जिसको कहा गया तत्वबोधिनी पत्रिका। और तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत कब किया गया? और तत्वबोधिनी पत्रिका के जरिए क्या किया गया कि जो ब्रह्म समाज की आधारभूत सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाया गया और लोगों को इस चीज के लिए प्रयास करने की कोशिश करता है तत्वबोधिनी सभा। और ये व्यक्ति कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर की भारतीय समाज में किस तरह से परिवर्तन आए। इसके बाद एक और व्यक्ति का नाम आता है ब्रह्म समाज को लेकर के, वो है केशव चंद्र सेन। एक और जो व्यक्ति आते हैं वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन 1858 में ब्रह्म समाज का सदस्य बना और इन्होंने क्या किया कि ब्रह्म समाज का विस्तार किया। ब्रह्म समाज के विचार को भारत के कई प्रांतों में फैलाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में और कई भागों में फैलाने का प्रयास किया। पर होता यह है कि 1866 के आसपास विचारधारा को लेकर के केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद उत्पन्न होता है और ब्रह्म समाज दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। एक हिस्से को कहा गया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर रहा था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर उस समूह का नेतृत्व कर रहा था जो आधुनिक विचारों को, या फिर हम ये देखें कि कई तरह की जो उदारवादी विचार है उसको ब्रह्म समाज में शामिल नहीं करना चाहता था। एक तरह से अपने आप को भारतीय धर्मों के आधार पर ही ब्रह्म समाज का नींव रखना चाहता था। पर जो दूसरे व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, इन्होंने उदारवादी विचार को शामिल करने का प्रयास किया। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन नाम पहले लिख दिए हैं। इन्होंने किस तरह के विचार को लाने का प्रयास किया केशव चंद्र सेन ने? इसको कहा गया भारतीय ब्रह्मो समाज। भारतीय ब्रह्मो समाज। और ये किस तरह का चीज का उदारवादी विचार का नेतृत्व करता था? देखिए, जो केशव चंद्र सेन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही एक पद पर काम कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में एक पद पे काम कर रहा था और उसके बाद ये समाज सुधार आंदोलन में आए थे। इनके बीच और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच 1866 में मतभेद उत्पन्न होता है और कई तरह के कारण थे। जैसे कि केशव चंद्र सेन ये चाहते थे कि जो मीट है या मछली है
उनको प्रोत्साहित देना चाहते थे और ये मानते थे कि ऐसा करना किसी तरह की कोई गलत बात नहीं है। जबकि जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखते थे और वो नहीं चाहते थे कि ब्रह्म समाज में इस तरह की चीज़ों की शुरुआत हो, इस तरह की परंपराओं की शुरुआत हो। इस वजह से दोनों के बीच मतभेद होता है और 1866 में ब्रह्म समाज दो हिस्से में बढ़ जाता है। एक हिस्से का नेतृत्व करता है देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे हिस्से के नेतृत्व किया जाता है किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा, जिसको कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज। उसके बाद जो केशव चंद्र सेन है उन्होंने कई प्रयास किया, जाति प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया, स्त्रियों की स्थिति में किस तरह से सुधार किया जाए उसके लिए प्रयास किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में एक एक्ट बना, जिस एक्ट का नाम दिया गया सिविल मैरिज एक्ट। इसी के प्रयास से 1872 में एक एक्ट बना जिसको कहा गया सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। किसके प्रयास से? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। और इसमें जो लड़का है और लड़की है उनके शादी की उम्र लड़का के लिए 18 वर्ष और जो लड़की है उनके लिए क्या किया गया? 14 वर्ष निर्धारित किया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में एक एक्ट पारित होता है जिसको कहा गया सिविल मैरिज एक्ट। और इस एक्ट के जरिए लड़का का उम्र शादी के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़की का उम्र कितना वर्ष? 14 वर्ष निर्धारित किया गया। पर एक समस्या आ गई। समस्या क्या आया कि केशव चंद्र सेन की जो पुत्री थी, इनका उम्र ये कम थी, ये इसका उम्र 14 वर्ष से कम था, 14 वर्ष से कम। और इन्होंने क्या किया कि कूच बिहार के क्षेत्र जो था उसके राजा से इन्होंने महाराजा के साथ शादी कर दी। महाराजा के साथ शादी करा दी। केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि जो कूच बिहार के महाराजा है उस महाराजा के साथ अपने पुत्री की शादी करवा दी। इस वजह से क्या हो गया कि जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले आदि ब्रह्म समाज थे उसमें वो भी दो विचारधारा में बट गया। एक विचारधारा को कहा गया साधारण ब्रह्म समाज, जो केशव चंद्र सेन नेतृत्व करते थे, और दूसरे विचारधारा ने क्या किया? अपने आप को अलग कर लिया। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ, उन्होंने कई तरह के सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया, कई तरह के भारतीय समाज में सुधार लेकर के आए, जिनमें कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो सबसे बड़ी चीज हुआ था वो था 1829 में सती प्रथा का समाप्त करना। हालांकि विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिक ऐसा माना जाता है कि एक ऐसे गवर्नर जनरल हुए जो भारत के लोगों से, भारत के समाजों के प्रति उसका ध्यान था। तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया और जो सती प्रथा थी भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक, उस बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास हुआ। और फिर ब्रह्म समाज में जो दूसरे लोग आए, जिनमें कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने ब्रह्म समाज की विचारधारा को भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलाने का प्रयास किया। और इस तरह से ब्रह्म समाज भारतीय समाज में परिवर्तन का जो दौर शुरू किया, उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन आया और लोगों के सोच में भी परिवर्तन आया। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में दूसरे सामाजिक सुधार आंदोलन किस तरह से शुरू होता है और उनका क्या योगदान होता है, इन चीजों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।